सावरकर विचार भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी वीर सावरकर शब्द को स्मरण करते से ही अनुपम त्याग, अदम्य साहस, महान वीरता और उत्कट देशभक्ति से ओतप्रोत इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ हमारे आंखों के सामने तैर जाते हैं। वीर सावरकर न केवल क्रांतिकारी थे, अपितु वे एक चिंतक, सिद्धहस्त लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी नेता भी थे। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सादर अपनी भावांजलि, शब्दांजलि, स्मरणांजलि अर्पित करते हैं। अपने मंचस्थ अभ्यागतों का स्वागत हम पुस्तक संच से करते हैं ताकि पुस्तकों के प्रति समाज में अभिरुचि विकसित हो और ज्ञान का प्रकाश विकृत हो। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ आदरणीय निरंजन शुक्ला जी से कि वे आए और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय योगी जी का स्वागत कर उनका अभिनंदन करें। पुस्तक संच से आदरणीय निरंजन शुक्ला जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। पुस्तक संच से श्री उदय माहुरकर जी का स्वागत करने के लिए मैं राष्ट्रगाथा के अध्यक्ष श्री ब्रजेश श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूं वे आएँ और आज के उत्सव के केंद्र बिंदु श्री उदय माहुरकर जी का स्वागत करें पुस्तक संच देकर। पुस्तक के सह लेखक का स्वागत करेंगे प्रभात प्रकाशन के निदेशक श्री पीयूष कुमार जी। आदरणीय वैद्य अजय दत्त जी का स्वागत करेंगे मनोज गोयल जी। आप प्रदेश संयोजक हैं राष्ट्रगाथा के। और सुश्री मोनिका अरोड़ा जी का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर दिवाकर अवस्थी जी को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वीर सावरकर जी को अपने श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रेवती सलवरकर जी के को वो बड़ी प्रख्यात लेखिका हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं वे आएँ। आदरणीय रेवती जी। साथ में उनकी दो साथी भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं।
नमस्कार। स्वातंत्र्य वीर वीर सावरकर जी की अमर कृति जयोस्तुते का मैं आज यहाँ पर गायन करूंगी और इसे स्वरबद्ध किया है पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी ने और मूल रूप से इस गीत को गाया था भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी एवं उनके समस्त परिवारजनों ने। तो और इस गीत में वीर सावरकर जी स्वतंत्रता रूपी भगवती माता से आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। आपके सामने प्रस्तुत है ये गीत। जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे राष्ट्रासे चैतन्यमूर्ततु नीति संपदांची स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशते चा नभात तुची आकाशी होशी स्वतंत्रते भगवती चांदणी समचमलखलखशी वन्दे त्वामहं यशोयुतां वन्दे गालावरच्या कुसुमी किंवा कुसुमांच्या गाली स्वतंत्रते भगवती तूच जी विलसतसे लाली तू सूर्याचे तेज उदधीचे गांभीर्य ही तूसी स्वतंत्रते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्टतेसी वन्दे त्वामहं यशोयुतां वन्दे मोक्ष मुक्तिः तुझीच रूपे तुला
इतने सुमधुर गायन के लिए मैं रेवती जी का अभिनंदन करता हूं। और सावरकर जी के प्रति इससे अच्छी श्रद्धांजलि क्या होगी, क्योंकि लता मंगेशकर जी सावरकर जी का बहुत सम्मान करती थी। तो आज उनके द्वारा गाए गए गीत को यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर आपने हमको धन्य किया, हम आभारी हैं। मैं प्रभात प्रकाशन के निदेशक पीयूष जी से आग्रह करता हूं, कृपया आए और उपस्थित महानुभावों के प्रति अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। पीयूष जी। नमस्कार। मंच की शोभा बढ़ा रहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रभात प्रकाशन और हम आनंदित हैं, हर्षित हैं सर आपके आगमन से। आपने आज इस पावन दिन वाले दिन इस पुस्तक के लोकार्पण का हमें समय दिया, हम गौरवान्वित हैं और ये पुस्तक आपके कार्यक्रमों द्वारा लोकार्पित होने वाली है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम अंतर्मन से आपका स्वागत करते हैं। हमारे अग्रज और हमारे पूर्व लेखक माननीय श्री उदय महुआकर जी हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और ये पुस्तक उनकी एक पुस्तक मात्र नहीं है, ये उनके जीवन की शैली है। और मैंने बहुत कम लेखकों को हम लोगों ने इतना गहरा काम करते हुए किसी पुस्तक पर नहीं देखा। चिरायु जी ने और उदय जी ने इस पुस्तक को लिखने में जितनी रिसर्च की और जितनी मेहनत की, बहुत कम पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनके अनेक लोकार्पण होते हैं। तो अंग्रेजी की पुस्तक के मुझे लगता है 7 से 8 लोकार्पण हुए भारत के प्रमुख शहरों के अंदर। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और पुस्तक बहुत ही अच्छी, बहुत मानस से, बहुत मन से उन्होंने लिखी है। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपकी लेखनी का भी स्वागत करते हैं। और इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो सावरकर के प्रति आपका सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। बार बार एक ही बात आई उदय जी से बात करते हुए कि ये जो युग है ये सावरकर का युग है और अब जो काम होंगे आगे वो सभी पुराने हमारे राष्ट्र नायकों को, पुराने जहाँ उनको धकेल दिया गया था, नेपथ्य में डाल दिया गया था, उनको बाहर निकाल के लाने का समय आ गया है। और साथ ही मैं स्वागत करता हूं चिरायु जी का। चिरायु जी आए हैं इतनी दूर से इस पुस्तक समारोह में, आपका चिरायु जी स्वागत है। चिरायु जी बहुत युवा लेखक हैं और पुस्तक की रिसर्च में इन्होंने उदय जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम किया है। आपका भी हृदय से स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं सावरकर विचार मंच के आदरणीय वैद अजय जी का, जो वरिष्ठ हैं और उनके पिताजी ने सावरकर विचार मंच की स्थापना की थी और वो ऐसे दुर्लभ व्यक्ति थे जिन्होंने सावरकर के साथ काम भी किया है। हम गौरवान्वित हैं सर आपके यहाँ पे आने से। और हम स्वागत करते हैं मोनिका जी का। मोनिका जी राष्ट्र गाथा से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्र गाथा ने इस पूर्व अंग्रेजी की पुस्तक का अनेक कार्यक्रम किए थे। सावरकर एक विचार हैं। सावरकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे इस कालखंड में जिन्होंने 2 बार काले पानी की सजा झेली और जिस विषम परिस्थितियों में वो रहे, ये अपने आप में एक बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी इस पृथ्वी पे भारत में ऐसे लोगों ने जन्म लिया। प्रभात प्रकाशन को गौरव है कि समक्ष सावरकर को 10 खंडों में हमने 2 बारी में 5-5 खंडों में प्रकाशित किया, मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। और हमारे संस्थापक पूज्य श्री श्याम सुंदर जी और श्री प्रभात जी ने मिलकर बहुत अथक परिश्रम किया और इसका दोनों बार के खंडों के लोकार्पण माननीय अटल जी ने किया। और अटल जी ने कहते थे कि ये सावरकर जो विचार है एक बहुत बड़ा, सावरकर के लिए क्या नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने कहा कि सावरकर को जो सम्मान और यश और प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई जिसके वह अधिकारी थे और उनको केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित कर दिया गया और उनके बारे में अनेक भ्रांतियाँ फैलाई गईं। परंतु हम मानते हैं कि आज इस पुस्तक के लोकार्पण के बाद कुछ भ्रांतियाँ उनके बारे में थी वो और स्पष्ट हो जाएंगी और एक नैरेटिव डेवलप होगा जिसके बाद सावरकर को लोग और सम्मान और बहुत अधिक एक राष्ट्रवादी चिंतन की तरह से उनको देखेंगे। आप उन्हें सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग समय निकाल के इस कार्यक्रम में आप आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पुस्तक लोकार्पण समारोह में मान्यता इतने लोग नहीं आते, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और माननीय योगी जी के कारण से ये और गौरवान्वित होते हैं हम लोग। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पुस्तक के सह लेखक श्री चिरायु पंडित शिक्षाविद हैं। वे महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा में सिविल इंजीनियरिंग के व्याख्याता हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के अन्य अनेक दायित्वों का भी वे सफल निर्वहन कर रहे हैं। आप सावरकर जी के विषयों में गंभीर अध्ययन करके नए विषय प्रस्तुत करते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। श्री चिरायु पंडित। वीर
सावरकर जी की अवधारणाओं को प्रदेश में साकार करने वाले माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, नए भारत की नई पीढ़ी के सामने नए तथ्यों के साथ वीर सावरकर के विचारों को रखने वाले उदय माहुरकर जी, और हमारे इस अभियान में साथ में जुड़े प्रभात प्रकाशन से प्रभात जी, पीयूष जी, अजय जी और मोनिका जी। वीर सावरकर जी ने अपनी जो किताब है 1857 का स्वातंत्र्य समर, उसकी शुरुआत एक कविता से की है। मराठी में उन्होंने लिखी थी, उसका अनुवाद मैंने कुछ इस प्रकार से किया है। खड़ा राष्ट्र रण में उठाकर भुजाए, खड़ा राष्ट्र रण में उठाकर भुजाए, मरे बाप तो बेटे लड़ने है आए, मरे बाप तो बेटे लड़ने है आए। रुधिर लालिमा कालिमा भंगिमाए, रुधिर लालिमा कालिमा भंगिमाए, प्रभु राम फिर भी विजयी बनाए। ये बात 1857 से 1947 तक चले स्वातंत्र संग्राम के लिए जितनी सटीक और सही थी, उतनी ही मंदिर मुक्ति के आंदोलन के लिए भी उतनी ही सटीक है, और आने वाले दिनों में भी वो उतनी ही तथ्यपूर्ण रहेगी। वीर सावरकर जी केवल इतिहास के लेखक नहीं थे, उन्होंने इतिहास रचा भी। इतिहास के बारे में उन्होंने कहा था कि कुछ लोग समझते हैं कि कागज के पन्ने फाड़ देंगे तो इतिहास मिटा देंगे, लेकिन कागज के पन्ने फाड़ देने के बावजूद इतिहास अंकित रहता है पत्थरों पर। अगर वे पत्थर चूर चूर कर दिए, फिर भी इतिहास मरता नहीं है। इतिहास जीवित रहता है भाषा में, इतिहास जीवित रहता है बोलियों में, मुहावरों में, कहावतों में, कथाओं में, प्रथाओं में, रीति रिवाजों में इतिहास जीवित रहता है। उन्होंने आगे कहा, जहां मूर्ति भंजकों के हाथ पहुंच ना पाए, ऐसे ऊंचे स्तूपों के शिखरों पर इतिहास विराजमान रहता है, और मोहनजोदड़ो जैसे पाताल की गहराइयों में उसके इतिहास के ग्रंथागार हजारों सालों तक सुरक्षित रहते हैं। यह युग जो है वो इतिहास के पुनर्लेखन का केवल युग नहीं है, ये इतिहास के पुनर्जागरण और पुनरुत्थान का युग है। और इसी युग को माहुरकर जी सावरकर युग का उदय कहते हैं, और इसी युग का स्वागत करने के लिए आप सभी यहां पधारे हैं। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री उदय माहुरकर जी वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हैं और अपनी लेखनी से समाज का प्रबोधन कर रहे हैं। आपके अनेक पुस्तकें पहले भी प्रकाशित होकर चर्चित हो चुकी हैं। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक, उसकी भूमिका परम पूज्य सरसंघचालक माननीय मोहन राव भागवत जी ने लिखी है, और उसका लोकार्पण दिल्ली में कुछ माह पूर्व उन्होंने किया था। उदय माहुरकर जी ने सावरकर जी के राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण पर एक नई अंतर्दृष्टि व्यक्त की है, और यह रेखांकित किया है कि सावरकर जी की नीतियों पर अमल करते तो शायद भारत का विभाजन न होता। मैं लेख के वक्तव्य के लिए उदय माहुरकर जी को आमंत्रित करता हूं। आइए उदय जी। हो गया भाई। सावरकर जी मेरे अमर रहे, अमर रहे। इस देश के अति 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 यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पदमाननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको मैं परम पूज्य करके भी संबोधित करता हूं, कभी महाराज जी कह के, क्योंकि वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं। ऐसी पीठ
जिसने राष्ट्रवाद के लिए बलिदान दिया हुआ है। राष्ट्रवाद को एक खराब परिस्थिति के अंदर, जब एक देश में बनी हुई थी परिस्थिति, आज से आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे भी एक बहुत बड़ा रोल इस पीठ ने प्ले किया है और एक बहुत बड़ी बात है। मेरे सह लेखक चिरायु पंडित, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस पुस्तक के अंदर। बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, कभी अपनी कोई डिमांड रखते नहीं है, लेकिन अपार शक्ति है इनमें। वो सावरकर को समझने की शक्ति इनकी ही सेकंड टू नन, इंग्लिश में मैं यही कहूंगा। अजय दत्त शर्मा जी, मेरी मुलाकात इनसे कल ही हुई। जब मुझे कहा गया कि इनके प्रभु जी पिताजी ने सावरकर जी के साथ भी काम किया था, तो मुझे उनसे मिलकर बहुत आनंद की भावना हुई, गर्व की भावना हुई। मैं उनका स्वागत करता हूं। मोनिका अरोरा जी, राष्ट्रगाथा नाम की एक संस्था है जिसने मेरी जो इंग्लिश पुस्तक आई थी सावरकर जी पे, उसके कई कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे पूरे देश में। बहुत बड़ा योगदान है उनका इस पुस्तक को आगे ले जाने में। मैं उनका स्वागत करता हूं। और प्रभात जी का प्रभात जी और पीयूष जी से मेरा जो संबंध है वो करीबन 7 साल पुराना है और हमेशा राष्ट्रवाद के मुद्दे आते हैं। देखिए, लेखक के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या थी अभी तक। मतलब आप अच्छे पब्लिशर थे, लेकिन वो वामपंथियों के उसमें रहते थे बिल्कुल। तो सही बात छापने के लिए बहुत कम लोग मिलते थे। ऐसे समय में प्रभात प्रकाशन ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं बोलता हूं, देश के अंदर राष्ट्रवाद को उजागर रखने का काम किया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इतिहास और वक्त का एक तकाजा होता है। मेरे लिए आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, अति महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मेरे हिंदी संस्करण का विमोचन माननीय योगी जी कर रहे हैं, जिनके दादा महंत दिग्विजय नाथ जी सावरकर जी के अनुयायी थे। और जिस कारण सावरकर जी ने हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनने का निर्णय लिया, महंत जी कांग्रेस में थे, लेकिन जो मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर चला 1916 से 1936 के बीच में, उससे देश के अंदर कई लोग उससे एक तरीके से आहत की भावना महसूस करने लगे। उसमें से एक थे महंत जी, और उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंसेस, मतलब यूपी, यही एरिया, इसके हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में वो थे। और ये बहुत बड़ी घटना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी घटना है कि एक परंपरा जिसने राष्ट्रवाद को एक तरीके से राष्ट्रवाद के लिए बलिदान दिया है, राष्ट्रवाद को उजागर रखा है खराब से खराब समय में, उस परंपरा के एक आज के अनुयायी मेरी पुस्तक का विमोचन करेंगे। देखिए, इस पुस्तक, देखिए, सावरकर जी का नाम आता है तो सावरकर जी का बलिदान एक क्रांतिकारी के रूप में, तुमने छुट्टी दे दी आज, अंडमान उनकी जो यात्रा थी, जो यातनाएं उन्होंने भोगी, ये सब चीजें आती रहती हैं, हमेशा आई हैं हमारे सामने। लेकिन आज के जो सावरकर है, उनका महत्व है, एक अलग महत्व है। वो है सावरकर विचारक का। सावरकर ने क्या प्रयास किए भारत के विभाजन को रोकने के लिए, और सावरकर की राष्ट्रीय सुरक्षा से दूर रख के कांग्रेस और देश ने अपना कितना नुकसान किया है, उसका ब्यौरा इस पुस्तक में आपको मिलेगा। हमने कहा है कि सावरकर की दृष्टि पे हम अगर चले होते, उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति की दृष्टि थी, तो आज हम महासत्ता होते। और इसलिए हमने कहा है कि अगर महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो वीर सावरकर को हमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में स्वीकारना पड़ेगा। कई लोग कंपैरिजन करते हैं सावरकर जी की गांधी जी की। देखिए, गांधी जी का भी एक बड़ा योगदान था, लेकिन संपूर्ण अहिंसा का जो सिद्धांत था,
उससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। और उनका जो हिंदू मुस्लिम एकता का मॉडल था, जिसको मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता हिंदू की कीमत पे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट, उससे भी भारत को बहुत नुकसान हुआ है। तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की बात है, उनका जो एक सामाजिक सुधार का मॉडल था, उसका भी एक अलग महत्व है। उनकी ट्रस्टीशिप का उनका मॉडल है, आज के जो CSR का मॉडल है वो ट्रस्टीशिप पे आधारित है। तो उनका योगदान को हम स्वीकारते हैं, लेकिन समय आ गया है कि हम हमारे महापुरुष वो सावरकर हों, वो गांधी हों, उन पे चर्चा करके उनमें से जो अच्छी चीजें निकालें और जो जिन चीजों से नुकसान है उसको हम छोड़ दें। बिकॉज ये प्रक्रिया जिसको बोलते हैं करेक्शन ऑफ हिस्ट्री, ये शुरू होना चाहिए। देखिए, वीर सावरकर का अगर आप उनका एक विचारक के रूप में मूल्यांकन करेंगे, तो अगर आप एक मुक्त विचार रखते हैं, ओपन माइंड है आपका, तो आपको उनको हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में स्वीकारने में 1 मिनट नहीं लगेगी, अगर आपने ये पुस्तक पढ़ ली तो। और आपके मन में भ्रांतियां नहीं है जो बहु इस्लामवादी, वामपंथी, कांग्रेस के लोग डाली हुई है आम प्रजा के मन के अंदर। देखिए, सावरकर 1936 के अंदर 37 के अंदर भारत की राजकीय पटल पे आए। जब तक वो 14 साल तो वो कठोर सजा उन्हें भोगी, और अपने आखिरी 13 साल वो नजर कैद में थे रत्नागिरी में, जहां उन पे ऑर्डर था कि वो कोई राजकीय प्रवृत्ति नहीं करेंगे, सिर्फ सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार का काम करेंगे, जो उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। वो काम मतलब इतना बड़ा है कि उस पर अपन एक अलग व्याख्यान रख सकते हैं। जब सावरकर आए, उस टाइम पे देश में परिस्थिति क्या थी? 3 चीजें हो चुकी थी। एक, सर मोहम्मद इकबाल, जिसको कई भारतीय आज भी उनकी नज़में गाते हैं। मुझे बड़ा खेद होता है कि जो व्यक्ति ने पाकिस्तान की परिकल्पना की पहली बार, उसका इतिहास जाने भी कर हमारी कवि उनकी कविताएं गाते रहते हैं, मतलब ये भारत में ही ये पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। सब जब उन्हें सारे यहां से अच्छा लिखा, उस टाइम पे वो राष्ट्रवादी थे, उसके कुछ सालों में वो कट्टरवादी बन गए थे। और 1930 का जो मुस्लिम लीग का सेशन था प्रयागराज का, वहां उन्होंने पहली बार कहा था कि आज के पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान और सिंध में भविष्य में मुसलमानों के एक अलग देश को मैं देख रहा हूं। 1932 में रहमत चौधरी नाम का एक मुसलमान ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, वो भी ऐसे ही कट्टरवादी था। उसने ऑक्सफोर्ड में एक पेपर लिखा, उसने नाउ और नेवर, समय आ गया है भारत के मुसलमानों के लिए अलग देश मांगने का। और उसने वर्ड जो कॉइन किया वो किया पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो शब्द, जो नाम है, इसका कॉइनिंग रहमत अली चौधरी ने किया था 1932 में, और जिन्ना ने उसको आकार दिया। 1936 के अंदर सिंध नाम, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, उस टाइम पे वो 1936 में मुंबई प्रांत का भाग था, उसको ब्रिटिशरों ने अलग किया, वो अलग प्रांत बना। सावरकर ने कहा, सावरकर एकमात्र नेता थे, देश याद रखे इस बात को, जिन्होंने कहा कि ये सिंध प्रांत को अलग करना ये एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। जब वो आए 1937 में, तो सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन और SM जोशी जैसे कांग्रेस के नेताओं ने उनको न्योता दिया कि सावरकर जी आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। उस टाइम पे सावरकर ने क्या कहा, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर हम अराष्ट्रवादी ताकतों के सामने जीत हासिल करना चाहते हैं तो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है, और भारतवर्ष में हिंदुओं को हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना कि देश के साथ धोखाधड़ी है। और उस टाइम पे एक स्टेटमेंट इन्होंने इशू किया, उन्होंने कहा मैं सही राष्ट्रवादियों के आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देश के साथ राष्ट्रवाद के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं।
और उस टाइम पे मुसलमानों को उन्होंने एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा, मुसलमान भाइयों, अगर आप हमारे आजादी के आंदोलन में अगर जुड़ना चाहते हो, आपका स्वागत है, हम मिलकर लड़ेंगे। अगर आप जुड़ना नहीं चाहते हो, फिर भी हिंदू इसको लड़ेंगे, और अगर आप इसका विरोध करते हो तो भी हम इसको लड़ेंगे। ये उसको इसके लिए कहना पड़ा कि उस टाइम पे मुसलमान, जो आज की डिमांड है मुसलमान कुछ नेताओं की, वही डिमांड उस टाइम पे थी कि मैं मुसलमान को राष्ट्रीय धारा में रखना हो तो उनको ये देना पड़ेगा। सावरकर ये कहते थे कि जहां तक पैट्रियोटिज्म का सवाल है, राष्ट्रभक्ति का सवाल है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। ठीक है, तो सावरकर जी ने कांग्रेस ज्वाइन की, हिंदू महासभा ज्वाइन की, और बाद में आप देखिए कि सावरकर जी की यात्रा है 1937 से लेकर 47 तक, उन्होंने अनेक बार देश और कांग्रेस को अनेक बार उन्होंने वार्निंग दी कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे भारत का विभाजन होगा, और हुआ। ये उनका एक भाग है। दूसरा भाग है वो है उनकी जो भविष्यवाणियां। वीर सावरकर ने हमारे पे जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आपत्तियां आई गए 70 साल में, उन सभी आपत्तियों की भविष्यवाणी उन्होंने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी। आसाम में जब 1941 में देखा उन्होंने कि बहुत बड़ी संख्या में इस बंगाल के जो घुसपैठिए आके वहां बस रहे हैं, तो उन्होंने वार्निंग दी, और वो भारत के अंदर आसाम के बाहर के पहले नेता थे जिन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं ये आसाम की संस्कृति और हमारी उत्तर पूर्व पट्टी की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे। उस टाइम नेहरू जी ने कहा, नेचर एबहॉर्स वैक्यूम, कि जहां खाली जगह होगी वहां लोग आके रहेंगे, हम कैसे रोक सकते हैं। सावरकर जी ने कहा, पंडित नेहरू को जो ज्ञान है पर्यावरण का बड़ा निम्न कक्षा का है, नेचर ऑल्सो एबहॉर्स पॉइजनस गैस। उनका कहने की शैली बड़ी कठोर थी उनकी, लेकिन बात सही थी। उस टाइम पे इन घुसपैठियों की संख्या वहां पे 10% थी। घुसपैठियों की जब बात कर रहा हूं मैं, आसाम के ओरिजिनल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। हैदराबाद में ओरिजिनल मुसलमान भी हैं, वो काफी ठीक ठाक है। तो आज जो जिनकी 10% संख्या थी, उनकी आज संख्या हो गई है 35%। तो वीर सावरकर, चाइना के बारे में आप देखिए, 1948 के अंदर आज के चाइना का गठन हुआ। 1952 में जब सावरकर जी ने देखा कि चाइना सैनिक रूप से भारत से आगे निकल चुका है, तो उन्होंने वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, आप क्या कर रहे हो? हम 1948 के अंदर चाइना का गठन हुआ, हम चाइना से बहुत ज्यादा ताकतवर थे सैनिकी रूप से, चाइना हमसे आगे निकल गया है, कुछ करना चाहिए आपको। उस टाइम पे उन्होंने भारत को अणुशक्ति बनने की सलाह दी थी, लेकिन सलाह स्वीकारी नहीं। 1954 के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आए, ये कहते हुए कि 5 पंत्रों को अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर इसका अनुकरण करते हैं तो भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि तिब्बत को हड़पने के बाद चाइना के साथ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करना ये खतरे से खाली नहीं है। ये चाइना की जो जमीन हड़पने की भूख है उसको बढ़ावा देगा, ये पॉलिसी को बढ़ावा देगी। और मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा कि कुछ सालों के बाद चाइना भारत पे ही आक्रमण करके भारत की जमीन हथिया ले। ये बात 8 साल के बाद 1962 में सही पड़ी। उस टाइम पे एक और चीज कही उन्होंने कहा कि नेहरू को कहा उन्होंने कि जवाहरलाल नेहरू, आपका जो पंचशील है वो जो माला करते हैं उसके मणके हैं, मतलब बीड्स ऑफ द रोजरी, इंग्लिश में स्टेटमेंट था उनका, है ना। और चाइना का जो पंचशील है वो है बॉम्ब, वो है मशीन गन, वो है सबमरीन। उस टाइम पे उन्होंने 2 चीजें कही। उन्होंने कहा कि एक देश जिससे सभी रूप में ताकतवर हो, लेकिन सैनिक की शक्ति जो है, इट इज द अल्टीमेट डिसाइडर ऑफ ए नेशन अल्टीमेट ग्रेटनेस। और इसका सबसे बड़ा दाखला है वो तालिबान का है। तालिबान ने अफगानिस्तान को, अमेरिका को उठा के बाहर फेंक दिया, उखाड़ फेंका अफगानिस्तान से। लेकिन वही तालिबान
चाइना जो अत्याचार कर रहा है उइगुर मुसलमानों पे, बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल उस पार, उसकी हिम्मत नहीं है। जो तालिबान ये कहता है कि हम पूरे दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे, हम इस्लाम के रक्षक हैं, उसकी चाइना को चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। उसको मालूम है कि चाइना बगल में है, चाइना हमें मसल डालेगा। तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि सैन्य की शक्ति जो है वो इट इज द अल्टीमेट डिसाइडर ऑफ ए नेशंस ग्रेटनेस। एक दूसरा, उन्होंने कहा था कि विश्व पटल पे कोई दो देश हमेशा के लिए दुश्मन और हमेशा के लिए दोस्त नहीं हो सकते। उनके जो संबंध है वो उनकी आवश्यकताएं डिसाइड करेंगे। और इसी आधार पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 1940 में कहा कि सुभाष बाबू, आप कहां ये छोटे मोटे आंदोलन करके जेल में जा रहे हो, आपको तो देश छोड़ देना चाहिए। और हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, तो चाइना और जापान की मदद लेनी चाहिए हमें ब्रिटिशरों को उखाड़ फेंकने के लिए, जो उन्होंने किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का ये जो निर्णय था, ये निर्णय उनको तीन लोगों ने उनको ये सलाह दी थी। उसमें एक सावरकर थे, एक थे रश बिहारी बोस। उस टाइम पर रश बिहारी बोस जो जापान हिंदू महासभा थी उसके अध्यक्ष थे। एक तरीके सावरकर की भाषा वो बोल रहे थे। अब इससे क्या नुकसान हुआ है, एक 5 मिनट और लूंगा, इससे क्या नुकसान हुआ मैं आपको बताता हूं। ये जो एक सेल्फ पैसिफिस्ट जो हमारी एक जो पॉलिसी रही, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। 1965 के युद्ध के अंदर हम लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थे। हमने विश्व के बड़े बड़े देशों के प्रेशर में आके हमने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया, और ताशकंद के अंदर जो जीता था वो भी वापस कर दिया। सावरकर ने कहा था 1947 में उन्होंने कहा था कि हम महदंश देश को फ्रीडम दिलाने में सफल हुए हैं, एक हिस्सा हमसे छूट गया है। वी शुड ट्रीट पाकिस्तान एज रिबेल प्रोविंस, और पहले मौके पे हमको उसको मर्ज कर लेना चाहिए। वो मौका हमारा 65 में आया और हमने उसको गंवा दिया। 1941 में हमें ऐसा लगा कि श्रीमती गांधी के रूप में एक सावरकर टाइप की विजन वाली लेडी हमारे सामने आई है, लेकिन जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर हमारी ये पूरी जो आशाएं थी वो चकनाचूर हो गई, क्योंकि 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारे कैप्टिव होने के बावजूद हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस नहीं ले पाए। और तो और हमने जो 3 तालुका जीते थे, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जयपुर के महाराजा, उनको महावीर चक्र इसके लिए मिला था कि उन्होंने सिंध के 3 तालुका जीते थे। वो 3 तालुका हमने वापस कर दिए, और उसके बाद में परिस्थिति ये हो गई कि वहां के जो हिंदू भाई थे उन्होंने मदद की थी हमें। उनको लगा कि अब ये वापस दे दिया तो अब हमारी परिस्थिति खराब। 1 लाख लोगों का स्थलांतर हुआ है। 1 लाख पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ए रिजल्ट, मतलब हमको तो नुकसान ही हुआ उसमें। तो ये कुछ चीजें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता था। दूसरा, 2 चीज और रखना चाहूंगा संक्षेप में। सावरकर का हिंदुत्व क्या है, मैं उसका एक हिंदी सोच रहा था कि इसको क्या कहना चाहिए हमें। अनअलाउड नेशनलिज्म इंग्लिश में एक वर्ड है, अनअलाउड नेशनलिज्म। कोई भी कंडीशन बिगड़ का नेशनलिज्म। तो मेरी धर्मपत्नी बैठी है, मैं उनसे बोल रहा कि इसका क्या अपन करें, तो उन्होंने एक उर्दू शब्द यूज किया, उन्होंने कहा बिन शर्ती राष्ट्रवाद। तो मुझे बड़ा ठीक लगा, हालांकि एक उर्दू शब्द है उसके अंदर, लेकिन बिन शर्ती, तो ये है बिन शर्ती राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है लेकिन बिन शर्ती राष्ट्रवाद है। इसमें कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवादी है, वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उसके लिए पूरी जगह है। लेकिन सावरकर के आइडियोलॉजी एक राडार है। उस राडार के अंदर कोई व्यक्ति अगर बाहर से बोलता है मैं राष्ट्रवादी हूं, अंदर से राष्ट्रवादी है, तो उसको राडार पकड़ लेगा, उससे बच नहीं सकता। वो सामने जो सही में राष्ट्रवादी है उनके लिए भी उसमें जगह है। मैं मानता हूं कि भारत की प्रजा इस पर अगर चलती है तो एक बहुत बड़े हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। दूसरा, उनका जो नेशन फर्स्ट है वो भी बहुत ऊंचे प्रकार का है। देखिए, नेहरू जी ने उनको जेल में डाल दिया था गांधी हत्या के अंदर, बिल्कुल गलत। मतलब अंबेडकर जी ने भी उनको मदद की है उसके अंदर, उनको बाहर लाने में, काफी इसका प्रूफ अवेलेबल है।
मतलब एक तरीके से सावरकर जी का करियर खलास कर दिया नेहरू जी ने। फिर भी मैं जब पुस्तक लिखने के टाइम में और चिरायू जब अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि नेहरू जी ने अगर 2 स्टेप अच्छे लिए तो सावरकर जी ने स्टेटमेंट इशू किया कि नेहरू जी ये स्टेप आपका अच्छा है, इसको बिन शर्ती राष्ट्रवाद। तो जो उनका जो नेशन फर्स्ट है वो अगर देश अपनाता है तो ये जो एक इम्यूनिटी सिस्टम को एक बड़ा धक्का लगा है, जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कई जगह पे खलास हो गया है संपूर्ण अहिंसा और ये सब स्लोगन के नाम पे, उसको हम फिर से हमारी बॉडी में फिर से उसको ला सकते हैं। मतलब मैं ये कहता हूं कि जो इंजेक्शन आपको वामपंथियों ने कुछ और लोगों ने जो दिया हुआ है वो इंजेक्शन की असर बाहर निकालने हो तो उसको बाहर निकालने का जो कीमिया है वो है वीर सावरकर का राष्ट्रवाद। वो आपके अंदर से देखिए, और इसकी असर कितनी खराब है। मेरे मन में ये बात बहुत बहुत दिनों से चल रही है और इसका मैं समाधान ढूंढ रहा हूं। मैं अकेला ढूंढ नहीं पा रहा हूं, जो प्रयत्न कर रहा हूं मैं। आप देखिए कि किस तरीके से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो चुका है। आप फेसबुक देखते होंगे, मेरे ख्याल से हम लोग फेसबुक के अंदर इतने व्यभिचार वाली फिल्म आती हैं कि आप उसको देख नहीं सकते। ससुर बहू, देवर भाभी, जेठ भाभी, नौकर मालकिन, इस टाइप की फिल्म आती है। अच्छा, उसको आप वो करोगे लगा कि भाई नहीं देखना है मुझे, तो वो 2-3 घंटे का फिर से शुरू हो जाएगा। तो फेसबुक का सीईओ अभी तक जेल में क्यों नहीं गया? उसको सिर्फ जेल में जाना चाहिए। और इस टाइप का व्यभिचार तो मैं मानता हूं कि अगर इतना ओपन, वो तो कैसे अमेरिका भी नहीं चलाएगा। तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक तरीके से उसको बड़ा धक्का पहुंचा हुआ है। हमें उसको हासिल करना पड़ेगा और उसका हासिल करने का जो वापस हासिल करने का तरीका है वो वीर सावरकर का जो राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, जो उनका नेशन फर्स्ट है, उसको अगर हम अपनाते हैं तो उसको हम आराम से उसको फिर से प्रस्थापित करते हैं। पर ये प्रक्रिया जल्दी करनी पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम जा चुका है हमारा जो युवा वर्ग है। अच्छा, दूसरा कि इस टाइप का जो पूरा व्यभिचार वाला आ रहा है, तो मेरा एक प्रश्न है कि हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे। अगर व्यभिचार हमारी युवा पीढ़ी में घुस जाता है तो विश्वगुरु कैसे बनाएंगे, कैसे बनेंगे? लोग जवाब दें मुझे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से। और लास्ट बात मैं रखूंगा कि उनका हिंदुत्व क्या था, लखनऊ से जुड़ा हुआ है। देखिए 1939 के अंदर लखनऊ के एक शिया मुसलमान थे, उन्होंने एक अधिवेशन बुलाया मुसलमानों का और एक प्रस्ताव पास किया कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। सावरकर जी ने इसको पढ़ा। सावरकर ने सीधा एक स्टेटमेंट इशू किया पेपरों के अंदर और एक लेटर उनको भी भेजा, उनका जो भी अध्यक्ष था उसको उन्होंने कहा कि मैं आपके इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। ऐसे प्रस्ताव अगर आते रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता मुमकिन है, पॉसिबल है। उस प्रस्ताव का दूसरा भाग था, वो था उन्होंने ये कहा था कि जो मुसलमान विरोध करते हैं, हिंदू के जुलूस जो मस्जिद के पास से निकलते हैं, उसका विरोध मुसलमान नहीं करेंगे, हम मुसलमानों से अनुरोध करेंगे। सावरकर जी ने कहा इसका भी मैं स्वागत करता हूं और आपको मैं भाईदारी देता हूं, आपको मैं अश्योर करता हूं कि मैं हिंदू भाई को समझाऊंगा कि जानबूझ के मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, जानबूझ के अपने जो प्रोसेशंस हैं, जो जुलूस हैं, वो मस्जिद के पास से न निकालें। मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा ऑनेस्टी, इससे ज्यादा अनअलॉयड नेशनलिज्म का कोई दाखला हो नहीं सकता। तो दूसरा, मैंने आपसे इसका जो लास्ट पेज पढ़ना बहुत जरूरी है। एक लेखक थे, क्या नाम था उनका? हाँ, जदा जोगलेकर। जदा जोगलेकर ने अपनी जब सावरकर जी का स्वर्गवासवाद उन्होंने लिखा, उनकी क्या था, सावरकर प्रॉफिट थे, उन्होंने लिखा कि ये बहुत बड़े प्रॉफिट थे, पर लास्ट में लिखा अ प्रॉफिट डाइड इन वाइल्डरनेस। हमने उसका जवाब दिया इस किताब में। हमने ये कहा है कि सत्य को दबाया जा सकता है, उसको उजागर होने से कोई नहीं रोक सकता।
समय का एक रहता है, उसमें दाखला दिया हमने भगवान बुद्ध का, कि भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद भगवान बुद्ध को 200 साल तक कोई नहीं जानता था। सम्राट अशोक आए, उन्हें बहुत सिद्धांतों का अंगीकार किया, उसके प्रचार पर अपने बेटे और बेटी को लगाया, और आज बौद्ध धर्म दुनिया का चौथे सबसे बड़ा धर्म है। इसी तरह हमने कहा है कि सावरकर युग का आरंभ हो चुका है। 370 हटाना ये सावरकर युग का आरंभ है। राम मंदिर के द्वार खुलना ये सावरकर युग का आरंभ है। माननीय महाराज जी का फिर से री इलेक्ट होकर आना ये सावरकर युग का आरंभ है। तो मैं मानता हूं कि जो भविष्य है, भविष्य हमारा उज्जवल है, लेकिन हमें सावरकर जी को राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनाना पड़ेगा, दूसरी चीजों में नहीं। दूसरी चीज में गांधी, दूसरे बड़े विचारों को, इनको सबको हम अपना सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह है सावरकर। उन्हें अपने अपनाने, उनको अगर अपनाते हैं तो हमारे इतिहास की जो इश्यूज हैं, इतिहास में जो डिस्टॉर्शन हुआ है वामपंथियों द्वारा, ये सभी इश्यूज एक ही चीज को अपनाने से सबका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। लास्ट में ये वामपंथी, ये बहु इस्लामवादी, ये जो नई कांग्रेस कल्चर के लोग हैं, ये सावरकर जी का विरोध क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि वीर सावरकर जो हैं हमारी एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं। उनको ये डर है कि वीर सावरकर की आइडियोलॉजी, उनके विचार अगर भावी पीढ़ी में फैल गई तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो यही कारण है कि वो वीर सावरकर, देखिए वीर सावरकर पे जो वो लोग अटैक करते हैं वो कोई भी नहीं करते, इसलिए उनको मालूम है। वो तो क्या है कि देखिए वो लोग सोचते हैं 200 साल का, 300 साल का। जो बहु इस्लामवादी वो कैसे सोचते हैं? वो सोचते हैं कि भाई अभी की नेतागिरी हमारे लिए अवरोध रूप है, ये तो क्या 20 साल रहेगी, उसमें क्या है, 30 साल रहेगी। हम तो सोच रहे हैं 100 साल के बाद में क्या होगा, 200 साल के बाद में क्या होगा, वैसी दृष्टि हमारे पास नहीं। तो उन लोगों को यह लगता है कि अगर ये फेल गया तो फिर इसको वापस तो नहीं ले सकते। ये तो क्या, गांधी जी को अगर गोडसे ने नहीं मारा होता तो ये परिस्थिति पैदा ही नहीं होती। गांधी जी को जो गोडसे ने मारा, उसके बाद में एक परिस्थिति कांग्रेस के लिए बड़ी अनुकूल हो गई और वामपंथी भी बाद में जुड़ गया। आप देखिए कितना ये लोग कितने डरते हैं हमारे हिंदुत्व विचार से, कि ये वामपंथी जो थे वो गांधी जी का विरोध करते थे, अब गांधी जी को भी उन्होंने अपना लिया है। मतलब राष्ट्रवाद को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो राष्ट्रवाद के समय बड़े प्रतीक हैं विनायक दामोदर सावरकर, इसलिए उनका प्रयास रहता है कि सावरकर जी का विचार न फैले। बस इतनी बात कहकर मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। मुझे फिर से मैं कहूंगा, ये मेरे लिए बहुत अति पवित्र दिन है कि मेरी पुस्तक का विमोचन माननीय महाराज जी के हाथ से हो रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नमस्कार। धन्यवाद उदय जी, आपके इस भावपूर्ण और विचारपूर्ण उद्बोधन के लिए। सावरकर जी का विचार कुंद नहीं होगा, बल्कि वो फैलेगा, प्रसारित होगा और हम सबको अजस्र राष्ट्रवाद की धारा में प्रवाहित करेगा। मित्रों, वह ऐतिहासिक क्षण जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूँ कि वीर सावरकर पुस्तक का लोकार्पण कर हमें अनुग्रहित करें। वीर सावरकर अमर रहे, वीर सावरकर अमर रहे।
हम अनुग्रहित हैं महाराज जी कि आपने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। यह पुस्तक विशेष मूल्य पर बाहर उपलब्ध है। जो बंधु लेना चाहें वे लें, बल्कि इस पुस्तक को लेना ही चाहिए, क्योंकि सावरकर जी के बारे में जिस प्रकार का मिथ्या प्रचार समाज में होता रहा है उसका प्रतिवाद और प्रतिकार करने की क्षमता इस पुस्तक में है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अपनी कर्मठता, दूरदर्शिता, प्रबल इच्छा शक्ति, अद्भुत जिजीविषा, राष्ट्र भाव के लिए संपूर्ण समर्पण, समाज के उत्थान और कल्याण के लिए अहर्निश सक्रिय, भारतवर्ष के सांस्कृतिक सामाजिक पुनरुद्धार के प्रतीक माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कर्तृत्व से प्रदेश को राम राज्य के युग में पहुंचा दिया है। ऐसा प्रदेश जिसमें अराजक और निरंकुश तत्व अपने निर्दिष्ट स्थानों पर पहुंच गए हैं या पहुंचा दिए गए हैं। ऐसा समाज जिसमें हम अपने गौरवशाली अतीत का जयघोष कर गौरवान्वित हो रहे हैं। उनकी दृढ़ता और कठोर निर्णय क्षमता समाज में निर्भय होकर जीने की आश्वस्ति प्रदान कर रही है। वीर सावरकर जैसे क्रांतिधर्मी प्रपुस्तक का लोकार्पण करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से उपयुक्त व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता था। मैं उनसे आग्रह करता हूं वे कृपया अपने विचारों से हमें समादृत करें, हमारा मार्गदर्शन करें। महाराज वो किसी ने निकाल तो नहीं किया आई नहीं आई। उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले स्वतंत्र वीर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर उस राष्ट्र ऋषि को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, जब वीर सावरकर की बात होती है तो वीर सावरकर की प्रतिभा को छुपाने का प्रयास पहले ब्रिटिशर ने और उसके बाद आजादी के तत्काल बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई उन्होंने वह हर संभव प्रयास किया और अनेक अवसरों पर वो दृश्य भी हम सबके सामने देखने को मिले। जब आपने देखा होगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार ने जब पोर्ट विलियर में सेलुलर जेल में एक स्मृतिका वीर सावरकर के नाम पर लगाई थी, तो उसके बाद आने वाली कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उसे वहां से हटा करके इस राष्ट्र नायक को अपमानित करने का काम किया था।
अनेक ऐसे अवसर आए, लेकिन वीर सावरकर की जब मैं चर्चा करता हूं, यह देश जब वीर सावरकर को जानता है तो 20वीं सदी का एक ऐसा महानायक, दुनिया में उनके समकक्ष कोई उस सदी में नहीं पैदा हुआ था। उनसे बड़ा क्रांतिकारी, उनसे बड़ा लेखक, उनसे बड़ा कवि, उनसे बड़ा दार्शनिक, यानी सभी प्रकार के उन गुणों से ओतप्रोत, जिसे आप एक असामान्य स्थिति कह सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुण नहीं हो सकते। एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा, सेलुलर जेल में वे स्वयं बंद हैं, उनका भाई भी बंद है, लेकिन कई वर्षों तक उन्हें पता नहीं लगा कि मेरा भाई भी यहां बंद है। लेखनी कैसे होनी चाहिए, सेलुलर जेल की उस कोठरी में, उस कोठरी, छोटी सी कोठरी में, उनके पास कागज नहीं, उनके पास कलम नहीं, दीवालों में नाखून से लिख करके, बर्तन से लिख करके, कहीं से कोई ऐसा यंत्र मिले जिसको उस दीवालों पर पहले लिख करके फिर उसे मिटा करके उसे कंठस्थ करना, फिर मिटाना, फिर दूसरी, फिर लेखनी अपनी शुरू कर देना। ऐसी अनेक कृतियों का सृजन उन्होंने उस कोठरी के पास किया। और मुझे सेलुलर जेल में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ था जब मैं एक बार देखने के लिए गया था पोर्ट ब्लेयर में। तो छोटी सी कोठरी के पास, तो मैंने वहां पूछा लोगों से, मैंने कहा आखिर वीर सावरकर को इस कोठरी में क्यों रखा गया था? कहा इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर उनसे सबसे अधिक भयभीत होते थे, और कोठरी ऐसे स्थान पर थी जहां ठीक सामने फांसी दी जाती थी, क्योंकि वहां पर नियमित क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी और उनके चिल्लाने की आवाज उनके कानों में नियमित गूंजती रहे, इसलिए उन्हें उस कोठरी में रखा गया था। आजादी के बाद जो सम्मान वीर सावरकर को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। यहां तक कि इस देश को आजाद कराने के लिए वीर सावरकर ने कि जो पैतृक संपत्ति जब्त की गई थी, याद करिए कि 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन 1960 तक भी वो संपत्ति उन्हें वापस नहीं प्राप्त हो पाई थी। और जब उनसे पूछा गया कि अब तो भारत आजाद हो गया है, आपकी लड़ाई तो भारत को आजाद कराने की थी, आपकी पैतृक संपत्ति आपको वापस नहीं मिल पाई, उन्होंने कहा मेरी लड़ाई अपनी पैतृक संपत्ति को लेने की नहीं थी, मेरी लड़ाई भारत की स्वाधीनता को लेकर के थी। और भारत, 3/4 भारत हम लोग वापस ले चुके हैं, और अभी हमारी लड़ाई 1/4 भारत की ओर है। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसी बातें जो आज हम सामान्य बात व्यवहार में चर्चा करते हैं, ये हिंदुत्व जो शब्द आया है ना, ये भी वीर सावरकर ने दिया है। हिंदी व्याकरण के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वीर सावरकर की देन है। हिंदू की परिभाषा क्या हो सकती है? एक बिना किसी विवाद की एक ऐसी परिभाषा, सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भू सेव सवे हिंदू रीति स्मृति। इस परिभाषा को भी अगर किसी एक युग दृष्टा
राष्ट्र ऋषि ने इस भारत को दी और सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दी कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है और कैसे आपको हिंदू कहा जाएगा, यह भी वीर सावरकर की देन है। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप उस समय की सत्ता के लिए संघर्षरत बहुत सारे ऐसे दलों ने वीर सावरकर की तुलना जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास भी किया और उसका खंडन हमेशा वीर सावरकर ने किया। उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर ने इस बात को कहा, उन्होंने कहा जिन्ना की दृष्टि एक संकुचित है, संकीर्ण है, राष्ट्र तोड़क है। वह विराटता नहीं उसके अंदर है। उनकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है। वह केवल मुस्लिम की बात करता है, भारत के विभाजन की साजिश का हिस्सेदार बन रहा है। लेकिन मेरी दृष्टि संपूर्ण भारत की है। जो कानून भारत में हिंदुओं पर लागू हो वह मुसलमानों पर भी लागू हो, वह क्रिश्चियन पर भी लागू हो, वह पारसियों पर भी लागू हो। मैं इसका पक्षधर हूं। यानी उस कालखंड में भी वह व्यक्तित्व किस रूप में भारत के बारे में चिंता कर रहा है। भारत की यानी उन्हें जब ब्रिटिशर ने कैद से मुक्त किया, रत्नागिरी में भी काफी दिनों तक उन्हें नजरबंद करके रखा गया, लेकिन उस सब के बावजूद कभी उन्होंने अपने मुद्दों, अपने मूल्यों, अपने आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया। अपने विजन के लिए लगातार कार्य करते रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत माता की उस समय की तत्कालीन तमाम राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनका संवाद, उनका संपर्क ये लगातार बना रहा है। मिशन एक ही था, कैसे भारत स्वतंत्र हो और भारत की स्वाधीनता का स्वरूप क्या होना चाहिए। इस भाव के साथ उन्होंने उस समय जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज उसका प्रभाव हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। विचार कभी मरते नहीं हैं, और विचार इसलिए नहीं मरते क्योंकि हमारे मनीषियों ने ब्रह्म को सत्य माना है। शब्द ब्रह्म का प्रतीक होता है और जो शब्द निकला है वह अपना आकार लेगा, और इसलिए वीर सावरकर की वह शब्द दृष्टि अपना आकार लेती हुई दिखाई दे रही है और शाश्वत है, वह सत्य है। और उस शाश्वत और सत्य दृष्टि ही आज जो कुछ आपके सामने देखने को मिल रहा है, उसी के कुछ बृहद रूप हैं, उसके कुछ लघु रूप भी हैं। अगर वीर सावरकर की बात को कांग्रेस ने माना होता कि देश विभाजन की त्रासदी से बच गया होता। वीर सावरकर की इस कृति का विमोचन अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है। हम 75 वर्ष देश की आजादी का मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 2022 को। 1947 को जो देश आजाद हुआ, लेकिन भाइयों बहनों, जब ये देश अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ेगा, हमें देश के दर्दनाक विभाजन की त्रासदी को भी विस्मृत नहीं करना है। एक दिन पहले देश का विभाजन भी हुआ था। अगर उस समय का नेतृत्व दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य लेता तो देश का भी दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता और मानवीय अत्याचार नहीं होते, लाखों लोगों की निर्मम हत्या नहीं होती। भारत विभाजन की त्रासदी के फलस्वरूप
जो बातें सामने आई थी, तब भी वीर सावरकर ने एक बात कही थी, पूरी दृढ़ता के साथ कही थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान आएंगे जाएंगे। हर एक युग दृष्टा ऋषियों ने इसी बात को कहा। जब श्री अरविंद से पूछा गया पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने कहा पाकिस्तान आध्यात्मिक जगत में कोई शब्द है ही नहीं, ये तो हमेशा नष्ट इसको हो जाना है, ये कभी वास्तविक बन ही नहीं सकता है, पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं हो सकती है। लेकिन वीर सावरकर ने भी यही बात कही थी, पाकिस्तान आएंगे जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान के बारे में उस समय की विभाजन की त्रासदी को देखते हुए भी जिस मजबूती के साथ उन्होंने इस बात को कही थी, मुझे लगता है हर भारतीय को उस दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी, यही आज की वास्तविकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अमृत महोत्सव वर्ष के साथ पूरे देश को जोड़ रहे हैं, आयोजन केवल 15 अगस्त 2022 का नहीं है, आगामी 25 वर्षों का है, अमृत काल का है। इन 25 वर्षों में भारत को हमें कहां लेके जाना है, और उन 25 वर्षों का एक विजन हम सबके सामने बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अगर नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को हमने अपनाया होता 1947 में, देश का विभाजन नहीं होता। नेशन फर्स्ट की थ्योरी को अगर हमने अपनाया होता 1962 में, चीन की हिम्मत नहीं थी कि वह भारत पर हमला कर पाता है। नेशन फर्स्ट की नीति को हमने अपनाया होता 1965 में, बहादुर सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान पर विजय के बाद भी समझौते के टेबल पर भारत के सामने वह स्थिति नहीं पैदा होती जो आतंकवाद और उग्रवाद के रूप में पूरा देश झेल रहा है। 1971 के नेशन फर्स्ट की थ्योरी को भारत ने अपनाया होता तो युद्ध में पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए भारत के बहादुर सैनिकों के इस प्रयास पर पाकिस्तान अपनी धूर्ततापूर्ण कुदृष्टि से आज भी भारत के अंदर आतंकवाद और उग्रवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता है। यानी हम हमेशा, जो हमेशा कही जाती थी कि हम तो, हमारे सैनिक जीतते थे, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के नाते हम लोग हमेशा समझौते की टेबल पर हार जाते थे, और यही तो होता रहा। पर सावरकर की दृष्टि थी जो बार बार आगाह करती थी, बार बार आगाह करती थी। और इस पुस्तक के बारे में जो आज यहां पर इस कृति को उदय जी ने और चिरायु जी ने जो कृति यहां पर दी वीर सावरकर के बारे में, मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में वीर सावरकर का पहला आगमन गोरखपुर में हिंदू महासभा के किसी कार्यक्रम में हुआ था। गोरखपीठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ही, उस आयोजन में 1946 में गोरखपुर में हुआ था, और उस समय वीर अद्भुत व्यक्तित्व था। यानी कुछ परिवार ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्र लक्ष्मी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, सब कुछ समर्पित कर दिया था। हो सकता है लोगों ने उसको अपने अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि वीर सावरकर कभी भी अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं किए। इतिहास में आज भी क्या पढ़ाया जाता है? 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर को यह सैनिक विद्रोह था, या उसको कमतर करके आंकने का प्रयास हुआ। पहली बार किसी एक क्रांतिकारी ने कहा था, नहीं,
ये केवल विद्रोह नहीं है, इस समग्र भारत में एक साथ लड़ा जाने वाला भारत का प्रथम स्वातंत्र समर है। और 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के रूप में फिर उन्होंने जो अपनी लेखनी की, अद्भुत है। प्रतिबंधित हुए अनेक कृतियां उनकी अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित की गई, जब्त की गई, लेकिन सावरकर तो सावरकर थे। उनकी कृतियों को कितना भी अंग्रेज नष्ट करते थे, वे इतना उनको कंठस्थ रहता था, वो दूसरा फिर उसका तैयार कर लेते थे। अंग्रेज परेशान थे, वीर सावरकर का बाल बांका नहीं कर पाए थे। और मित्रों, यहीं से बात आती है कि समस्या देने वाला भले ही उसकी हस्ती कितनी महान क्यों न हो, लेकिन ईश्वर की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। वीर सावरकर उसका जीता जागता उदाहरण है। अनेक विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए अंततः 1966 में भी जब उनका महाप्रयाण होता है, यानी 26 दिनों तक लगातार निराजल उन्होंने अनुष्ठान करके अपने को होम किया था, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी कृतियां, उनके वक्तव्य आज भी पूरे भारत को एक नई दृष्टि दे रहे हैं, एक नया मार्गदर्शन दे रहे हैं। मित्रों, जितने भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं, आपने देखा होगा, लोग कहते थे ना कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त नहीं हो सकते, आज तो हो गई ना। कश्मीर में वहां की जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है धारा 370 समाप्त होने के बाद। यही बात तो वीर सावरकर भी कहते थे। आपने देखा होगा, जब यहां पर वीर सावरकर की एक कृति यहां पर प्रारंभ में स्त्रोत के रूप में गायन हो रहा था, जिसमें मां भगवती की का अनुष्ठान भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वातंत्र लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए यहां पर वाचन हो रहा था। आपने देखा होगा, लक्ष्य एक ही, कैसे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो। वीर सावरकर की ही कृति थी। एक ही लक्ष्य है, नेशन फर्स्ट के उस अभियान के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और मित्रों, वीर सावरकर का पूरा जीवन जो 1883 से प्रारंभ होता है, 1966 के एक कालखंड तक ही सीमित नहीं होता, वह एक दिव्य दृष्टि देकर के जाता है पूरे देश को। आज कश्मीर विकास की एक मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, यह वही दृष्टि प्रस्तुत करता है जो आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए। आपने देखा होगा, जो वीर सावरकर कहते थे कि मेरा हिंदुत्व किसी संकुचित दायरे में कैद नहीं होता है, जो ये कहता हो कि केवल हिंदुओं को ये मिलना चाहिए, शेष को नहीं मिलना चाहिए। मेरा हिंदुत्व कहता है कि भारत के हर नागरिक के प्रति एक समदृष्टि हो। मेरे लिए कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं, जो भारत का नागरिक है उसको भारत के प्रत्येक संसाधन में समान अधिकार और समान न्याय मिलना चाहिए। यह दृष्टि वीर सावरकर की थी और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में कुछ घटनाएं घटित हुई, कुछ चीजें सामने आई होंगी। रामनवमी के अंदर पूरे देश के अंदर कुछ स्थानों पर दंगे करने का प्रयास हुआ था, दंगे हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ,
हमने कहा भी देखो, आपको पूजा करनी है अपने धर्मस्थलों पे करिए, और एक जितने भी उपासना पद्धतियां हैं वो अपने अपने धर्मस्थलों पर अपना अनुष्ठान करें। सड़क न पूजा के लिए होगी न नमाज के लिए होगी, सड़क आवागमन के लिए ही होगी। आज सड़कें आप देख रहे होंगे प्रत्येक नागरिक के आवागमन को सरल बना रहा है। ये प्रदर्शन की जगह नहीं हो सकती। हम अपने स्वयं की आस्था पर सड़क चलने वाले व्यक्ति पर नहीं थोप सकते। और मैं अभिनंदन करूंगा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का और उन सभी धर्मगुरुओं का जिन्होंने इसको लागू किया। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते, अलविदा की नमाज भी नहीं हुई, कोई आयोजन नहीं हुई। बीमार, बुजुर्ग, नवजात शिशु या तमाम ऐसे लोग जिन्हें ऊंची ध्वनि से परहेज था, आज धर्मस्थलों के ऊपर लगे हुए माइक से मुक्ति मिलने के बाद काफी राहत महसूस कर रहे होंगे। यह भी उसी दृष्टि को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और यह दृष्टि जब भी समभाव से हम लागू करेंगे तो मित्रों उसका भी उसी प्रकार का सकारात्मक परिणाम आएगा, जो सकारात्मक परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता इस रूप में देख रही है और भारत की जनता भी देख रही है। उस सकारात्मक प्रयास को लेकर के हमें आगे बढ़ाना होगा। और उस सकारात्मक प्रयास के लिए मुझे लगता है वीर सावरकर की दृष्टि आज भी प्रासंगिक है और युगों युगों तक प्रासंगिकता उसकी बनी रहेगी, क्योंकि सावरकर की ही दृष्टि भारत को फिर से किसी विभाजन की त्रासदी से रोक सकती है। और भारत को अगर किसी अन्य ऐसी त्रासदी से बचाना है तो हमें वीर सावरकर के उस दर्शन को अपनाना पड़ेगा जो वीर सावरकर ने आज से दशकों पूर्व इस देश को दिया था। देश की स्वाधीनता को, देश की स्वाधीनता के बाद भी जो दृष्टि उन्होंने दी थी उसको अपना करके ही हम भारत की स्वतंत्र लक्ष्मी की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए प्रभात प्रकाशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं श्री उदय माहुरकर जी को और श्री चिरायु पंडित को, जिन्होंने इस कृति को लिख करके, और वह भी अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर, क्योंकि अमृत महोत्सव का अपना महत्व है। हमें कैसा भारत चाहिए, हम किस प्रकार के भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। याद रखना, जैसा भारत होगा वैसे ही हमारा भविष्य भी होगा और वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी होगा। और उस भारत को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है, हम सबको मिलकर के अमृत काल का उपयोग भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए करना ही होगा। एक एक व्यक्ति की जवाबदेही बनती है, हर एक व्यक्ति अपने अपने फील्ड में इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करेगा, इसके व्यापक परिणाम आएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि वीर सावरकर पर इसका अंग्रेजी वर्जन का पहले ही सदैव सरसंघ चालक जी के द्वारा विमोचन हो चुका है। अब इसका हिंदी वर्जन भी आया है। यह हर पुस्तकालय में जाना चाहिए। वीर सावरकर पर खूब शोध होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में इसकी पीठ स्थापित होनी चाहिए। वीर सावरकर की दृष्टि पर, उनके दृष्टिकोण पर, उनके क्रांतिकारी अभियानों पर और उनके कविताओं पर, उनके लेखन पर व्यापक शोध किए जाने की आवश्यकता है। कैसा आप देख सकते हैं कैसे फ्रांस के तट पर एक जवान देश की आजादी के लिए चलते हुए जहाज से छलांग लगा करके भारत की आजादी के लिए अपने आप को होम करने का प्रयास करता है। वीर सावरकर पर प्रश्न उठाने वाले उन लोगों को तनिक भी अगर उन्होंने वीर सावरकर के सभी कृतित्व को देखा होता तो सचमुच वीर सावरकर के खिलाफ बोलने में उनको शर्म जरूर महसूस होती, तनिक भी लज्जा जरूर आती है। लेकिन
जिन लोगों ने बेशर्मी ओढ़ दी है उन लोगों से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश के हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शोध छात्र, इतिहास से जुड़े हुए छात्र, साहित्य से जुड़े हुए छात्र, वे इस दृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वीर सावरकर 1966 में उन्होंने महापरिनिर्वाण स्वयं ग्रहण किया और 1966 से यानी इतने वर्षों के बाद भी वीर सावरकर की प्रासंगिकता हम सब के बीच में और पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में आज वीर सावरकर का स्मरण हम सब के सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही बात तो डॉक्टर लोहिया ने कही थी कि अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष के बाद श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है तो मान करके चलिए कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, असामान्य व्यक्ति होगा। और वीर सावरकर पे ये बात अक्सर सही बैठती है कि 1966 के बाद आज हम 56 वर्ष के बाद वीर सावरकर का स्मरण कर रहे हैं और उनके प्रति श्रद्धान्वित हो रहे हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन कर रहे हैं। उनकी 140वीं जयंती पर यह हम सबका सौभाग्य हुआ है कि यहां पर मुझे इस कृति के विमोचन का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोरखपीठ उस दृष्टि को लेकर के ही चला था। मेरे दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी 1921 तक कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन के अभिन्न हिस्से थे। चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना के वे साक्षी थे और उस समय की घटनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए जब खिलाफत आंदोलन के समर्थन में के विरोध में उस समय समर्थन में गांधी जी के अभियान को और कांग्रेस की नीतियों को देख करके इन लोगों ने देखा कि कांग्रेस तो इस देश को संभावित विभाजन की ओर लेके जाती है, तो कांग्रेस से इन्होंने 1921 के बाद अपना नाता तोड़ लिया। और फिर 1937 में जब वीर सावरकर ने हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की तो उनके साथ ही कोई और उनके साथ वीर हिंदू महासभा के साथ जुड़ने वाले लोग थे, तो उसमें महंत दिग्विजयनाथ जी भी एक थे, जो बाद में पहले उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत था उसके अध्यक्ष बने। 1946 में जो गोरखपुर का बृहद सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता एनसी चटर्जी जी ने किया था। एनसी चटर्जी लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के पूज्य पिता थे। उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। वीर सावरकर जी और अन्य तमाम ऐसे महानुभाव उस कार्यक्रम में वहां पर उपस्थित हुए थे। और फिर उसके बाद 1960-62 के बीच में महंत दिग्विजयनाथ जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने फिर नेतृत्व दिया था। एक ही दृष्टि थी, चाहे वह दृष्टि राम जन्मभूमि की मुक्ति का रहा हो, या उससे पहले भारत की स्वाधीनता का रहा हो, या उससे पहले भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना के साथ साथ भारत को भारतीय दृष्टि से हम देखने का प्रयास करें और भारत को भारतीय दृष्टि से देखने का जो परिणाम है उसके बेहतर परिणाम भी देखने की जो स्थिति है उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और यह आज पूरा भारत देख रहा है, जब भारत को भारत की दृष्टि से देखने का परिणाम है कि जब भी दुनिया के अंदर कोई संकट आता है पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रही है। ये भारतीय दृष्टि यही है, भारत को भारत की दृष्टि से देखने का परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। अमृत महोत्सव वर्ष में इस कृति के विमोचन के लिए मैं लेखक द्वय को हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृति के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रभात प्रकाशन को, प्रभात प्रकाशन ने सावरकर समग्र के नाम पर सावरकर की सभी कृतियों को
सावरकर समग्र के रूप में प्रकाशित किया है। और मैं उस समय सांसद था, उस समय मुझे प्रभात जी ने वे सभी जो भी सावरकर समग्र के रूप में जितना भी प्रकाशन था उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया था दिल्ली में। मैं सांसद के रूप में उस समय दिल्ली में रहता था और प्रभात प्रकाशन के साथ मेरे बहुत निकट के संबंध थे उस समय, क्योंकि मुझे इस प्रकार के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत जो भी साहित्य होता था उसको देखने, नए प्रकाशन को समझने, उसको पढ़ने, इस सब को मुझे उसमें मेरी रुचि थी, तो मुझे प्रकाशन अक्सर उनके यहाँ से प्राप्त हो जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वीर सावरकर की समग्र सावरकर यानी वीर सावरकर पर समग्र सावरकर समग्र को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया और प्रभात प्रकाशन के माध्यम से ही यह कृति भी हम सब के सामने आई है। मैं विश्वास करूंगा कि सभी पुस्तकालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में यह कृति जाकर के आज के नौजवानों को वीर सावरकर की दृष्टि से इसको समझने, उस पर शोध करने, उस पर शोध पत्र लिखने और फिर कुछ नवीन शोध के साथ उसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से लेखक द्वय सुदय माहुरकर जी का, श्री चिरायु पंडित जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस कृति के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी को भी मैं चाहूंगा कि अवश्य वीर सावरकर को आप एक बार पढ़िए। भारतीय दृष्टि क्या है, मैंने कुछ ही उदाहरण आपके सामने दिए, समय की बाध्यता आपके लिए भी मेरे लिए भी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो वीर सावरकर ने हम सबको दी, इस देश को दी, इस देश की दृष्टि को बदल करके रख दिया था उस क्रांतिकारी ने। और मैंने पहले कहा अपनी सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन ऐसा क्रांति दुनिया के अंदर कौन ऐसा क्रांतिकारी था? एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा हो रही है, उसी जेल में वो बंद है, उसी जेल में उनका भाई भी बंद है, पता ही नहीं लगा वर्षों तक भाई भी यहां बंद है। उनको तो लगता था कि मैं अकेले ही हूं, लेकिन एक बार जब उन्हें कोलू पे जोता जा रहा था और जब वहां से निकले उन्होंने देखा कि उनका भाई की थाली लेकर के खड़ा है पंक्ति में। उन्होंने कहा यहां कैसे? उन्होंने कहा मैं भी यहां देश की आजादी के लिए काम कर रहा हूं, देश की आजादी के लिए मुझे भी सजा मिली। यानी ऐसे ऐसे परिवार थे, एक ही परिवार के कई कई लोग एक ही जेल में कैद हैं, लेकिन पता ही नहीं लग रहा है एक भाई को दूसरे भाई से मिलने का भी अवसर नहीं दिया गया। और कई वर्ष बीत गए, दोनों भाई सेलुलर जेल में एक साथ बंद हैं, लेकिन वीर सावरकर को देश की आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं दिया कांग्रेस ने, अपमान किया, हर राष्ट्रनायक का अपमान करने का प्रयास किया। कौन से ऐसा राष्ट्रनायक है जिसको अपमानित न किया गया? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल? या ऐसे तमाम कैसे राष्ट्रनायकों को सदैव उसके द्वारा अपमानित किया गया। और वीर सावरकर की दृष्टि तो बहुत साफ थी, उसमें कहीं लोच नहीं था, उसमें कहीं रेंगने की स्थिति नहीं थी, और सीधे आमने सामने जो जैसा करेगा वैसे उसको उसका प्रतिफल देने की इच्छा शक्ति रखता था। इसलिए कांग्रेस कैसे उसको बर्दाश्त कर पाती है। लेकिन देश का अमृत महोत्सव किस आयोजन के साथ जुड़ रहा है, पर इस देश ने कांग्रेस को देश के साथ गद्दारी करने वाले हर व्यक्ति को उसकी सजा ये देश अवश्य देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से लेखक बेटा वीर सावरकर पर आधारित हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी इस कृति को अवश्य अवलोकन करेंगे, इसको देखेंगे और वीर सावरकर के बारे में पढ़ करके, जान करके आने वाली अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी उस मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय मित्रों, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण
जो महाराज जी का इतना ओजपूर्ण वक्तव्य सुनकर हम सब चार्ज हो चुके हैं। बस अब केवल हम आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सूर्यमणि सिंह रायकवाड़ जी को। प्रभात प्रकाशन का सब कुछ बड़ा सौभाग्य है कि आज एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया, देश में सकारात्मकता विकसित हो और राष्ट्रबोध जागृत हो, ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करने का प्रयास प्रभात प्रकाशन करता है। आज का ये आयोजन उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। मैं आग्रह करता हूँ रखवाड़ जी से कि वे आएँ और उसके बाद वंदे मातरम होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कृपया वंदे मातरम के पूरी अपनी उपस्थिति देने के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। मंच पर विराजमान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रिय महाराज जी, आज इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। उसके लेखक जो है श्रीमान उदय माहुरकर जी, श्री चिरायु पंडित जी, सावरकर विचार मंच के संरक्षक श्री वैद्य अजय दत्त शर्मा जी, प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी और राष्ट्रगाथा की सुश्री मोनिका जी। वास्तव में हम सब जब महाराज जी को सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बस महाराज जी बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। ऐसा राष्ट्र आह्वान हम सबको कभी कभी सुनने को मिलता है, बल्कि कई बार तो ऐसा लग रहा था कि महाराज जी का भी मन भर नहीं रहा है, बार बार और ज्यादा बोलने का मन करता जा रहा है। आज का ये अवसर कई सारे सुखद संयोगों को सम्मिलित किए हुए है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, एक सुखद संयोग और है। वीर सावरकर की जन्म जयंती, वीर सावरकर के जीवन पर, उनके जीवन दृश्य पर प्रकाशित पुस्तक गोरखनाथ पीठ पूज्य महाराज जी, और एक और सुखद संयोग आज के साथ जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन हम सबके पूज्य आदरणीय महंत अवैधनाथ जी का भी जन्मदिन है। ये ऐसा सुखद संयोग ये अनायास ही नहीं बना करता। वैसे तो मुझे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया है और ऐसे प्रखर वक्ताओं को सुनने के बाद धन्यवाद के रूप में केवल धन्यवाद कह देने से भी काम चल जाता है। लेकिन जब कोई विचार आपकी चित्त का हिस्सा बन जाते हैं, जब कोई विचार सांस की तरह आपके अंदर बाहर आने जाने लगते हैं, तो उस जो विचार का अध्येता होता है वो आपका आराध्य बन जाता है और बार बार उस आराध्य के बारे में बात करने का मन करने लगता है, रोक नहीं पाते हम। इसीलिए उसी क्रम में सावरकर जी को हम कैसे देखते हैं, हम चर्चा करते हैं आपस में कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जो इस देश में उदय हो चुका है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक सौर मंडल है तो सावरकर उसके सूर्य। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस देश में अगर गंगा की तरह प्रवाहमान हो चुका है तो सावरकर उसके गंगोत्री है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस देश में अगर स्तोत्र के रूप में गुंजायमान हो रहा है तो सावरकर उसके संपुट। आज के इस शुभ अवसर पर जो हमें एक ओकेजन दिया लेखक द्वय, देश के केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीमान उदय माहुरकर जी और चिरायु पंडित जी ने अपने पुस्तक के माध्यम से वास्तव में उस सावरकर नाम के सूर्य की ऊष्मा को महसूस करने का अवसर मिलेगा आपकी किताब से। उस पवित्र गंगोत्री में डुबकी लगाने का अवसर मिलेगा आपकी किताबों को पलटने से, और उस संपुट सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संपुट को बहुत स्पष्टता और प्रखरता के साथ रखने का हमें अवसर मिलेगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के कार्यक्रम के आयोजक, जिनके संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम सावरकर विचार मंच उत्तर प्रदेश की तरफ से